खरीदी किसान, बदलते भारत की शान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। माटी से है उठी पुकार, अब तकदीरें बदलेंगी। रुकेंगे न हौसले कल के अविश्वास से, अब तय किया है हमने। नया दौर खुशहाली का ले आएंगे इस जग में, AIC के संग। मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, बुलंद हौसलों की मिट्टी के संग। कठिनाइयों से न डरे अब ये मन, दिख रहा है नया भरोसा। हर खेत रोशन हो मेरा, हवाओं के रुख से साहिल बदल रहे हैं। पूरे देश में अब किसान फसल बीमा करा रहे हैं। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान। बीमित फसल, खुशहाल किसान। कृषि उपज से आत्मनिर्भरता। इन्वेस्टमेंट छोटे शहरों में भी आए, आय को दुगना करने में सक्षम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय फसल बीमा सप्ताह मना रहा है। 1 से 7 जुलाई तक आयोजित होने वाले इस सप्ताह में किसानों को फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, उन्हें इसके फायदे गिनाए जाएंगे। दूसरी ओर भारत इस साल अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। फसल बीमा सप्ताह इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहे कार्यक्रमों का हिस्सा है। कृषि मंत्रालय ने देश भर में ऐसे 75 स्थानों की पहचान की है जहां पिछले सीजन के दौरान फसल बीमा के पंजीकरण में थोड़ी कमी आई थी। सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों में इन जगहों पर खासा ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान और क्या होगा, किन पहलुओं पर विशेष सरकार की नजर रहेगी, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे किसानों के जीवन में इससे किस तरह का बदलाव आया है। आज के कार्यक्रम में इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पेश है हमारी खास पेशकश, प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव ऋण डॉक्टर आशीष भूटानी जी। बहुत बहुत स्वागत है आशीष भूटानी जी आपका कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के प्रमुख प्रबंध निदेशक मलय पोद्दार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मलय जी। और हमारे साथ किसान नेता कृष्णवीर चौधरी जी भी मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। तो हमारे साथ सारे मेहमान मौजूद हैं और इनसे हम इस विशेष कार्यक्रम के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि एक सप्ताह किन विशेष बिंदुओं पर ध्यान रहेगा, कैसे इससे किसानों को लाभ होने वाला है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के संशोधन किए गए हैं ताकि किसानों के लिए ये और सुगम हो सके। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सिर्फ बीमा योजना नहीं, बल्कि देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाने की भारत सरकार की एक सार्थक पहल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीट या अन्य बीमारियों से फसलों को होने वाले नुकसान से किसान को बचाने का एक अभियान है। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, आप सब कठिन परिश्रम करके खेती के क्षेत्र में बम्पर पैदावार कर रहे हैं।
इसके लिए मैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सब जानते हैं किसान को उसकी फसल का सुरक्षा कवच मिले, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। खरीफ 2021 में अधूषित फसलों के लिए बीमा प्रारंभ हो गया है। मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र के बैंक में CSC पर जाकर अपना पंजीयन कराएं। भगवान न करे कि कोई प्राकृतिक आपदा आए, मौसम की प्रतिकूलता आए और आपकी फसलों को नुकसान हो। हम यही कामना करते हैं कि आपका परिश्रम सफल हो और आप अच्छी फसल लें, लेकिन इसके बावजूद भी कभी प्रतिकूल आपदा आती है तो ऐसे समय में फसल बीमा का सुरक्षा कवच आपको नुकसान से बचाएगा। मैं आप सब से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप फसल बीमा पोर्टल और ऐप पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि किस तरीके से लगातार किसानों के जीवन में इससे एक आत्मविश्वास भी पैदा हो रहा है। किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं और साथ ही किसानों का रुझान इस तरफ और बढ़े और ज़्यादा पंजीकरण हो, इसको लेकर प्रयास निरंतर जारी हैं। हमारे साथ आशीष जी हैं। आशीष जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि जो हम ये सप्ताह मना रहे हैं, क्योंकि ये योजना तो 2016 से है, कई वर्ष हो गए हैं, और सप्ताह मनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या लगता है कि इससे किस तरह के लाभ होंगे? आपको पता है कि खरीफ का जो मौसम है, खरीफ और रबी की 2 फसलें साधारणतः भारत में होती हैं, और जो फसल बीमा करवाने की जो अंतिम तिथि है वो जुलाई 31 है ज़्यादातर राज्यों में। कुछ राज्यों में 15 जुलाई भी है, कुछ गिने चुने राज्यों में 15 अगस्त भी है। तो कोशिश ये है कि किसानों को इसके बारे में प्रचार प्रसार करके, इसकी योजना के फ़ायदे बता के उनसे बात करें, उनको इसके बारे में बताएं, उन तक पहुँचें, और अगर उनको फसल बीमा करवाना है तो उसको हम फैसिलिटेट करें अपनी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। तो 1 हफ्ता हम ये प्रोग्राम चलाएंगे और फोकस हमारा है, जो जैसा आपने पहले बताया, जो महत्वाकांक्षी जिले हैं हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ ट्राइबल जिले हैं जहाँ पर कुछ ब्लॉक्स, कुछ जिलों में यहाँ पर पंजीकरण पिछले सालों में कम हुआ है, उस पर फोकस है कि उन जिलों के जो किसान हैं उनसे साझा की जाए अपनी योजना के बारे में, क्या हम इसके फ़ायदे हैं, उनसे बात करें, उनकी परेशानियों को समझें। और वहाँ पर जो कर्मचारी हैं, सरकारी बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, उनको अगर कोई तकलीफ आ रही है, उसकी वजह से पंजीकरण कम हुआ है, उसको समझें और उसको दूर करें, और उनका पंजीकरण एडुकेट नंबर्स में होना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो कुछ ऐसे ज़िले हैं जिनके बारे में अभी आशीष जी ने बताया, 75 ऐसे ज़िले हैं, शायद वहाँ पर और तेज़ी से जो प्रचार प्रसार है उस कार्य को करना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर विशेष फोकस रहेगा। कृष्णवीर जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो एक सप्ताह हम कह रहे हैं, पूरा 1 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी, इसमें किस किस तरह के कार्यक्रम होंगे? क्योंकि टेलीविज़न के माध्यम से हम लगातार किसानों को अवेयर कर ही रहे हैं, लेकिन क्या अब ये भी एक फोकस रहेगा कि उन तक पहुँचा जाए? और ख़ास बात ये भी होती है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जिससे किसान जुड़ाव महसूस करें और इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझे। तो क्या प्रयास रहेंगे इसमें? सरकार का प्रयास ये होगा कि किसानों के बीच में सीधे जाकर, भले वो मोबाइल वैन्स के द्वारा हो या दूसरा उनके साथ बैठक करके आयोजित करके जो है उनको जानकारी देनी है और उनसे फीडबैक भी लेना होता है कि उनका कहना क्या है, उनका मानना क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं। जो फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री ने शुरू करवाया है, उनका उद्देश्य साफ है कि प्राकृतिक आपदाओं से यदि किसी भी तरीके का कोई नुकसान किसानों की फसल में होता है तो उनको उसका जो है बीमा की जो धनराशि है उससे उनकी आपूर्ति हो सके, उद्देश्य है। अब किसानों का जो झुकाव तो है फसल बीमा की तरफ, क्योंकि वो समझते हैं, लेकिन आज भी देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है, बहुत जनपद ऐसे हैं जहाँ के किसानों को इसके बारे में अवेयरनेस, जागृति, एक जन जागृति कार्यक्रम जो है वहाँ चलाना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है, समझाना जरूरी है, और एक विश्वास जो है योजना के प्रति
जो जुड़ाव होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, उसको और ज़्यादा मजबूती के साथ किसानों के साथ जोड़ने के लिए सरकार की योजना ये है, क्योंकि उद्देश्य बहुत साफ है और किसानों को छोटी छोटी चीज़ों को समझाना होता है। उनको हर बिंदुवार जो है, उनको अगर हर चीज़ समझा दी जाएगी तो योजना को वो आगे बढ़ चढ़ कर जो है उसको स्वीकार करेंगे। जी कृष्णवीर जी, जैसे कि आपने यहाँ पर मोबाइल वैन्स का जिक्र किया है, तो ये किस तरह की वैन्स होंगी और इसमें क्या होगा? देखिए, प्रचार प्रसार के लिए बनाई जाती है और प्रचार प्रसार में फसल बीमा योजना का ये लाभ है। इस योजना को आपके लिए इसलिए सरकार ने बनाया है, आप अपने बारे में कोई समस्या यदि है आप बताइए, मिलिए। और जब किसानों के बीच में पहुंचकर जब बात करी जाती है तो वो बिल्कुल आमने सामने बैठ के जो बात होती है, जब तक एक चीज तो ये टेलीविजन पे हम बात कर रहे हैं, अब इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन जब किसानों के बीच में जाके और सरकार के संसाधनों के साथ तमाम सरकारी मशीनरी, अधिकारी और स्थानीय स्तर के लोग, बैंक के हैं, इंश्योरेंस कंपनी के हैं और जो जिला का जो अपना कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उन सब की जो भागीदारी होती है और तब किसानों के साथ जो चर्चा करने का जो कार्यक्रम है, उसका सीधे सीधे जो है योजना के बारे में उनको हर बिंदुवार, उनको हर बिंदु का स्पष्ट तरीके से समझाने का उद्देश्य है, जिससे वो आगे बढ़ें, योजना को स्वीकार करें। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे माध्यम हैं, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम किसानों तक ये बात पहुंचाते रहते हैं, लेकिन जब आप फिजिकली खुद उन तक पहुंचते हैं तो चीज़ें और व्यवहारिक हो जाती हैं और चीज़ें समझना और एक जो कहते हैं कि विश्वास पैदा करना, वो और ज़्यादा उसमें कह सकते हैं कि कामयाबी मिलती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी पोद्दार साहब कि जो हम बता रहे हैं कि अभी इसका समय चल रहा है, जो किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं क्योंकि इसे इच्छुक भी कर दिया गया है, तो किस तरीके से कहाँ संपर्क करें? क्योंकि जब भी किसी इस तरह की योजना की बात होती है जिसमें किसान की तरफ से कुछ योगदान जाना है या फिर कोई कागजी कार्य करना है, तो किसान थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो किस तरह से इसे और आसान किया गया है और साथ ही अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनकी जो तारीख तिथि है, जो अंतिम तिथि है, उसको लेकर किस तरह से हमारे किसानों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जुलाई का महीना बस शुरू होने वाला है। 3 हफ्ते के अंदर कुछ ही स्टेट में, जैसे भूटानी साहब ने कहा, अंतिम तिथि खत्म हो जाने वाला है। कुछ स्टेट में, कुछ राज्यों में 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक है। तो ये जो हफ्ता मनाएंगे, इसमें जैसा चौधरी साहब ने भी कहा, हम हर गांव में पहुंचेंगे। हमारा सिर्फ वैन भी नहीं, वैन के साथ साथ बहुत सरल भाषा में बनाया गया लीफलेट होगा, पैम्फलेट होगा, उस पर एक वीडियो कार्यक्रम जो कृषि मंत्रालय से भी आए हैं, सारे कंपनी भी बनाए हैं, बहुत सरल भाषा में वो किसानों को कहा जाएगा। किसानों को गोष्ठी होंगे, जैसे कि चौधरी साहब ने कहा, हमने उस फीडबैक लेंगे और साथ साथ हम फॉर्म भी देंगे उनको, ताकि वो फॉर्म को समझाया जाएगा कैसे उसको भरा जाए। किसानों को तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आपने अभी स्क्रीन पे देखे होंगे कि करीबन जितने भी प्रीमियम कलेक्शन हुआ है उसका 88 या तो 90% राज्यों टू राज्य थोड़ा सा वैरी करता है, उतना क्लेम दिया गया है। अगर प्रीमियम रेट की बात करें, किसान सिर्फ उसका 12% 13% ही देते हैं। तो 12% देने के बाद अगर उनको 90% मिल जाता है जी, तो किसानों को समझना चाहिए कि कितना फ़ायदा हो रहा है। तो यही चीज़ हम बहुत सरल भाषा में किसानों को कहने के लिए कोशिश करेंगे। हम नुक्कड़ नाटक कुछ कर रहे हैं, कुछ कविताएं, कुछ गाना इस तरह का हमने कुछ किए हैं, जिससे मतलब कम्युनिकेशन बहुत सरल भाषा में हो, जो गांव के लायक हो, इसका चल रहा है। और सारे राज्यों के साथ हमारा बिल्कुल एक कोऑर्डिनेटेड वे में सारे प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है काम और हर गांव में हम पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे। जी अच्छा, ये बताइए जो ये वैन्स जाएंगी, जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग तरीक़ों से लोगों को, किसानों को जागरूक करने का प्रयास होगा, नुक्कड़ नाटक, कविताएं, गाने, वीडियो, ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी ताकि ये भारी भरकम चीज़ ना लगे और लोग जुटे भी, साथ ही ये भी मकसद रहेगा। तो जो किसान आवेदन करना चाहते हैं, इसका पंजीकरण करवाना चाहते हैं, क्या इसकी सुविधा भी इन वैन्स के माध्यम से रहेगी? क्या उसमें भी किसानों का किसी तरह से इनकी तरफ से सहायता रहेगी? बिल्कुल हम करेंगे। ज़्यादातर किसानों के जो एनरोलमेंट जो हो रहा है, पंजीकरण जो होता है, उसका 60%
60% होता है बैंक के ज़रिए, कोऑपरेटिव बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, या तो कमर्शियल बैंक के जो ग्रामीण शाखा हो वहाँ से होता है। बाकी 30-35% होता है कॉमन सर्विस सेंटर से, ठीक है। और बाकी 5% होता है कुछ राज्यों में कुछ ब्रोकर लगाया है, माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, उनके ज़रिए। तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि किसानों को नज़दीक बैंक के शाखा में या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की ब्रांच में या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये जाके पहुँचे, वहाँ फॉर्म उपलब्ध है, पंजीकरण के लिए फॉर्म बिल्कुल उपलब्ध है, बहुत दिनों से उपलब्ध है। बस उनको फॉर्म फिलअप करके देना है। और पहले एक एरिया सोन सर्टिफिकेट किसानों ने वो फसल बोया है, वो एक ज़रूरी था, आजकल वो ज़रूरी उतना नहीं है। जो भी वो लिख के देंगे पंजीकरण में, कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी हो या मेंबर हो, बैंक के ब्रांच मैनेजर हो या तो और कोई ऑफिसर हो, बिल्कुल उनको सहायता करेंगे। और खास करके जैसे मैंने बोला, ये ज़्यादा नहीं, मान लीजिए 1 हेक्टेयर में करीबन जो बीमित राशि होता है करीबन 40,000 होता है, तो उसका 40,000 का करीबन 2% हम ले लेते हैं, तो उनको 700-800 रुपया में पूरा मिल जाता है। तो बीमा तो करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। और किसान कई बार ये सोचते हैं कि उनके पास से पैसा तो जा रहा है, पता नहीं उन्हें लाभ मिलेगा या नहीं, लेकिन जब अप्रिय घटना होती है या फिर ऐसी मार पड़ती है तब किसानों को इसके अहमियत समझ आती है। लेकिन ऐसी स्थिति आए ही ना, इसीलिए सरकार की तरफ से ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। भूटानी साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि मेरा सवाल पहले भी यही था कि कई बार जो किसान हैं उन्हें सबसे ज़्यादा डर लगता है कागजी कार्य जो होते हैं, उनको लगता है पता नहीं किस तरह के पछड़ों में वो फंस जाएंगे और क्या लिखवा रहे हैं, कहाँ साइन करा रहे हैं, इस तरह के भी सवाल किसानों की तरफ से रहते हैं। तो ये जो एक बीच में उलझन सी रहती है, इसको दूर करने का प्रयास किस तरीके से किए जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि पोद्दार जी ने कहा कि जितने भी किसान, अगर 100 में से 60 किसान जो हैं वो बैंकों द्वारा बीमित हो रहे हैं, वो वैसे किसान जो बैंकों से आसान किश्तों पे ऋण लेते हैं, आसान इस पे इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन इसे ऐच्छिक कर दिया गया है। तो मैं बताता हूँ, तो ऐच्छिक कर दे वो किसान, अगर वो बीमा, अगर ऋण ले रहे हैं, ऋण उनका चल रहा है और ऋणी किसान है, बैंकों से उनका ऋण स्टैंडर्ड अकाउंट है, उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, स्वेच्छ अपने आप ही ऑटोमेटिकली बीमित हो जाएंगे, जब तक कि वो बैंक को लिख कर नहीं दें कि मेरे को बीमा नहीं करवाना है। तो वो तो अपने आप जुड़े हुए हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप बैंक उनका बीमा कर देगा, उनके आंकड़े और उनका जो प्रीमियम काट के आंकड़े कंपनी को भिजवा देगा और उनका बीमा हो जाएगा। जो किसान गैर ऋणी हैं और बीमा करवाना चाहते हैं, उनके लिए ऐसा पोद्दार जी ने बताया कि सामान्य सेवा केंद्र हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, हर गांव पंचायत में एक केंद्र है, 3-3.5 लाख केंद्र भारत पूरे देश में हैं। उन केंद्रों के द्वारा एक बड़े पैमाने पर किसानों का बीमा किया जा रहा है। 2 से 2.25 करोड़ किसान उसका लाभ ले रहे हैं और जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे पोद्दार जी ने बताया कि ऑनलाइन खरीद सकते हैं, कई किसान ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जो आपके इनके इंटरमीडियरीज हैं इंश्योरेंस कंपनी के, उनसे ले रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर किसान का एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो क्लेम की राशि उसके अकाउंट में जाती है, जहां पर भी उसका बैंक अकाउंट है वहां पर जाके भी बीमा ले सकता है। तो उसका विकल्प बहुत सारे हैं किसान के पास। जी बिल्कुल, कई सारे विकल्प है, तो जैसे किसानों को बेहतर लगे उस रास्ते को वो अपना सकते हैं। और क्योंकि हम बता रहे हैं कि पूरा सप्ताह शुरू हो चुका है और आज उसका पहला दिन है, इसीलिए यहाँ से ही हमने शुरुआत की है कि किसानों को इसके बारे में एक बार याद भी दिला दें। कई बार किसान क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं इस वक्त, उन्हें अपनी फसलों को मंडियों में भी बेचना है, तो इसीलिए हम अभी से बता रहे हैं कि आगे की तैयारी आप कर लें। भूटानी जी, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगी, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया और शुरुआत में चर्चा भी मैंने कहा कि 75 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर उतना रुझान किसानों को का देखने को नहीं मिला। आपको क्या लगता है, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की फसलों को लेकर किसान कहते हैं कि ये तो कवर्ड ही नहीं, तो हम क्यों कराएं बीमा, ये वजह है, या फिर वहाँ पर जागरूकता का अभाव है, किसान उसके बारे में जान नहीं पा रहे हैं, या फिर उस तरह का विश्वास उनमें पैदा नहीं हो पाया, क्या वजह मानते? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि 75 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी कार्य करने की आवश्यकता है। जी, बातें दोनों सही हैं कि कई जगह पर तो फसल अधिसूचित नहीं है। अब ये राज्य सरकारों को उतनी फसल अधिसूचित करनी है जहाँ पर बीमा किसानों को करवाने का एक स्कोप देना है। तो मैं राज्य सरकारों से हमारा अनुरोध हमेशा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें और आपका जो रकबा है उसको आप अधिसूचित करें, जिससे कि सब किसान इससे जुड़ सकें। और प्रचार प्रसार का तो एक इशू रहा ही है कि आप, जैसा आपने कहा भी कि पिछले साल तक तो के पहले तक ये स्कीम मैंडेटरी थी, कंपलसरी थी ऋणी किसानों के लिए। तो अब समय बदल गया है, ऐच्छिक हो गई है योजना, तो जितनी कंपनियां हैं, राज्य हैं, भारत सरकार है या बैंक है, उनको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। किसान के पास अब विकल्प है कि वो बीमा से जुड़ भी नहीं सकता चाहे तो,
तो हमको उसको इसके फायदे बताने होंगे, उसके घर तक जाना होगा, उसको बार बार समझाना होगा, और जितना कैसे बीमा मिलता है पूरा प्रक्रिया समझानी होगी, उसको विश्वास दिलाना होगा कि प्रक्रिया जटिल नहीं है, खाली आप कागज भर दीजिए, अगर आपका नुकसान हुआ अपने आप पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर स्थानीय आपदा ना हो, अगर ओलावृष्टि वगैरह हो जाए तब उसको सूचना देनी है, अदरवाइज उसको कहीं सूचना देने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसका आकलन होकर पैसे उसके अकाउंट में आ जाएंगे। पोद्दार साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2016 से ये स्कीम है और लगातार इसमें संशोधन भी किए गए जिस तरीके से फीडबैक आए किसानों की तरफ से, लेकिन शुरुआत से ही एक ये भी फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को इसमें शामिल किया जाए, और कुछ जो नकदी फसलें हैं उनको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, 2016 से 2020-21 तक सारे फसलें जो है वो कवर किए गए हैं। सारे खाद्यान्न, सीरियल क्रॉप्स जो है, दलहन, पल्सेस, तिलहन, सारे ऑयल सीड्स की, इवन की वो जो बागवानी फसल जो हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स है वो भी कवर किया जा रहा है। चाहे तो किसान अपने वो राज्य से, जैसे कि भूटानी साहब ने कहा, ये राज्य सरकार की जो अधिसूचना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस फसल का पिछले सालों का उपज का जो ये आंकड़े अगर नहीं है तो उसका मौसम आधारित फसल में, ये मौसम आधारित बीमा में हम कर सकते हैं जी। बहुत सारे राज्यों में वो भी चल रहा है, तो उसमें सारे आम, लीची, ये सारे जितने भी हम फसल का नाम कर सकते हैं, बागवानी फसल, सारे कवर्ड है। तो ऐसा तो नहीं है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, राज्य सरकार चाहे कि कोई फसल को स्कीम के दायरे में लाना है तो बिल्कुल लाया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी के पास उसका प्रावधान है, वेदर स्टेशन जो है वो लगाया जाता है, या तो ये अभी चौधरी साहब भी कह रहे थे कि सैटेलाइट इमेजेस से भी क्या किया जा सकता है। चौधरी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, जो हम बता रहे हैं कि कुछ फसलें हैं उनको लेकर लगातार किसानों की तरफ से मांग भी हो रही है, जो नकदी फसलें हैं कि उन्हें शामिल किया जाए, और उसमें किस तरह की अड़चनें या फिर आशंकाएं हैं जिसको आपको लगता है कि कम से कम इस सप्ताह उस पर और फोकस होना चाहिए? देखिए, जब शुरू की गई थी उसमें तो काफ़ी सुधार हो गया है, अब 5 वर्ष हो गए। अब जैसे उत्तर प्रदेश की एग्जांपल हम दे देते हैं, तो वहाँ गन्ना किसानों का ये है कि भाई हमारा ना रबी में ट्रीट कर रहे हैं ना खरीफ में ट्रीट कर रहे हैं, तो हम क्या करें। पहली बात तो ये कि गन्ना फसल में मिनिमम लॉसेज होते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों को उसमें यही एक समस्या है कि आप उससे अगर रबी में करेंगे तो 1.5% किसान को देना है, खरीफ में करेंगे तो 2 देना है। एक तो ये है। दूसरा ये था कि किसानों को एक और आपत्ति ये रही शुरू में, तो कई साल तक रही, शुरू में क्या कई साल तक रही, और आज भी कई बार है कि साहब पूरा फसल जो है पूरे गांव की खराब नहीं होती थी, तो अब खराब पूरे गांव की होगी, और वो एक तरफ हो गई तो मुआवजा नहीं मिला उनको, फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिला। ये शुरू में 3 साल तक तो बहुत बुरी तरह दिक्कतें आई हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आई हैं। किसान ये कहता है कि जब स्कूटर का बीमा करते हैं, मोटरसाइकिल का बीमा करते हैं, कार का बीमा करते हैं, तो आप इंडिविजुअल करते हैं, ऐसे किसान के खेत का भी इंडिविजुअल बीमा। और दूसरा, मैंने भूटानी जी पहले भी निवेदन किया था कि हर किसान को कवर नोट की जो व्यवस्था अब शुरू की गई है, वो विश्वास उसी से होता है, पहले तो कोई कवर नोट भी नहीं मिलता था। और तीसरा मुद्दा ये है कि जब तक कंपनियों का, ये अकेली ऐसी योजना थी जिनका ना कोई ऑफिस था ब्लॉक लेवल पर, ना स्टाफ था, और बस बैंकों के माध्यम से चलाया जा रहा था। तो बैंकों का अपना रिश्ता है, इंश्योरेंस कंपनी का अपना रिश्ता। बैंकों का रिश्ता तो इतना है कि जो किसान ने जो ऋण लिया है उसके जरूरी है फसल बीमा कराना किसान के लिए, ये तो एक बात। जी, भूटानी साहब क्या कहना अब स्वैच्छिक कर दिया गया है। तो मेरे तो पहले भी यही सुझाव थे, और मेरा ये कहना है कि जब हर किसान को जब ये गारंटी हो जाएगी कि मेरे खेत में यदि कोई भी नुकसान होगा तो मुझे निजी खेत के उसमें भी, जैसा मैंने अभी कहा कि सैटेलाइट इमेज भी अब फील्ड की हो सकती है, स्पॉट सर्वे तो नहीं हर किसान के खेत का नहीं किया जाता, लेकिन अब जरूरत है। और जैसा कि इस सप्ताह को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि हर गांव में किसानों को
रूबरू बैठ के बात करी जाएगी और उनका सुना जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा। तभी प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है इस योजना को लागू करने का, तब इसके 100% परिणाम देश के किसानों को मिले। बिल्कुल। तो कृष्णवीर चौधरी जी ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। स्थानीय आपदा जो होती है उसमें कई बार हमारे किसानों की समस्या ये होती है कि उनके खेत में नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई नहीं हो पाती, क्लेम नहीं मिल पाता है। ओलावृष्टि, जल भराव जैसी समस्याओं में अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है। इसका समाधान किस तरीके से निकाला गया है और साथ ही साथ जिस कवर लेटर की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, वो क्या है, हमारे किसान उससे कैसे और आश्वस्त हो सकते हैं, कैसे इस पर और ध्यान देने की जरूरत है, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह कार्यक्रम में। जी हाँ, ये पूरा सप्ताह हम यहाँ पर मना रहे हैं और ख़ास तौर पर फसल बीमा योजना को लेकर हम अपने किसानों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस दिशा में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर और अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। ब्रेक से पहले जैसा कि हमने चर्चा की कि इस बार विशेष तौर पर 75 ऐसे ज़िले हैं जिन पर फोकस रहेगा। वहाँ पर मोबाइल वैन्स जाएंगी, सीधे किसानों से रूबरू हुआ जाएगा और फसल बीमा योजना के बारे में और बेहतर तरीके से उन्हें जागरूक करने का प्रयास रहेगा। जैसे कि ब्रेक से पहले कृष्णवीर चौधरी जी ने कई सवाल उठाए, जो एक समस्या हमने देखा भी है व्यवहारिक तौर पर किसानों के साथ ये समस्या रहती है और उनका यही कहना होता है कि भाई हमने बीमा तो करा लिया, कल ओला पड़ता है या फिर ज़्यादा बारिश होती है और जल भराव उनके खेत में हो जाता है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो इंडिविजुअली यानी एक खेत को एक इकाई मानकर क्या उसमें भी उसको क्लेम मिल सकता है, और अगर हाँ तो किस तरीके से किसान इसको क्लेम कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि योजना है, इसमें एक इकाई गांव या गांव पंचायत है और जितने भी किसान उसमें बीमित हैं, अगर उनका नुकसान किसी सूखा या और किसी कारण से होता है तो उसका जो फसल कटाई प्रयोग के आधार पर जो आंकड़े आते हैं उसके आधार पर उनका क्लेम का भुगतान किया जाता है। लेकिन कुछ आपदाओं को स्थानीय आपदाओं के कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि ओलावृष्टि आपने कहा, जल भराव, या उसी तरह से और भी कई से हैं। अगर किसी से अगर बादल फटने से नुकसान हो गया, एक जगह कुछ खेत में प्रभाव हुआ है, उस सिचुएशन में किसानों को 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है, चाहे यहाँ बैंक से अगर कराया बीमा या कॉमन सर्विस सेंटर से या स्थानीय कृषि अधिकारी से, किसी भी या रेवेन्यू ऑफिसर को भी सूचना दे सकते हैं। और वो उसके आधार पर एक आपकी जॉइंट कमेटी होती, सर्वे कमेटी राज्य सरकार की और बीमा कंपनी की, वो वहाँ सर्वेक्षण करती है, हर खेत पे जाती है और खेतवार आकलन नुकसान का करती है और उसके आधार पर उनको बीमा की भरपाई, नुकसान की भरपाई की जाती है। तो उन केसेस के लिए स्थानीय आपदा जो मैंने बताया, उस सिचुएशन में उसका खेतवार आकलन किया जाता है और उसकी भरपाई की जाती है। दूसरी बात आई नकदी फसलों की, जो चौधरी साहब ने की। नकदी फसलों का बीमा में मैक्सिमम रेट प्रीमियम का 5% है और ये एक आपत्ति राज्यों में रही है कई जगह पे कि हमारा तो नुकसान इतना होता ही नहीं है, हम 5% क्यों दें। 5% अधिकतम है। अगर आप जो फसल बीमा में जो कंपनियां निविदा भरती हैं, अगर उसका आप रेट देखें तो गन्ने का रेट तो 1-1.5% ही आता, उससे आता नहीं है। तो जितना अगर मैक्सिमम रेट वही देना है किसान को। पहली बात, कई किसानों की आपत्ति रही कि हमारे को ज़बरदस्ती हमारा बीमा किया जा रहा है, इसके आधार पर कई राज्यों में इसको बीमा से बाहर कर दिया गया गन्ने को। अब मेरी राज्यों से का ये अनुरोध है कि आप इसको वापस अधिसूचित करें, क्योंकि अब ये स्कीम स्वैच्छिक हो चुकी है। कई सारे किसान जो जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएं, जिनको नहीं जुड़ना है वो ना जुड़ें। तो एक ऑप्शन, एक विकल्प किसान के पास रहना चाहिए कि जो इस पक्ष का को लेना चाहता है, स्पेशली नकदी फसलों के लिए, उसको मिले। जी, और एक और सवाल था कृष्णवीर जी का कि किसानों के मन में ये भी सवाल रहता है कि ये भाई इसको किस तरह की फसल में ट्रीट किया जाए, ये रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, क्योंकि सीजन जैसे बदलता है उस हिसाब से उसका प्रीमियम भी होता है। इसके बारे में भी बताएं। गन्ने के बारे में, गन्ने की बुआई तो ज़्यादा खरीफ में ही होती है, तो खरीफ में ही इसका बीमा किया जाता है और लंबी अवधि की फसल है और उसी के आधार पर इनका बीमा भी होता है। किसान को 2%, मैक्सिमम 5% है, ऐसे मैंने बताया इस फसल के लिए। लेकिन अगर जो कंपनी जो निविदा में अगर 1% भरेगी तो 1% ही किसान को देना, उसके ऊपर नहीं देना है। और जितना भी मैंने देखा है
कि ज़्यादातर राज्यों में जहाँ पर गन्ने की फसल सिंचित एरिया में है, इलाके में, वहाँ पर 1-1.5% का ही बीमा की आती राशि जो कंपनी कोट करती है बीमा में। जी चलिए, तो बात रही कि किस किस फसल में कितना प्रीमियम है और कैसे इसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं, लेकिन जो मकसद होता है बीमा कराने का वो ये कि अगर किसी तरह की आपदा आती है तो किसान के साथ एक सहारा हो और उसका सुरक्षा कवच बने ये बीमा, और उसके नुकसान की भरपाई हो सके, इसी मकसद से बीमा कराया जाता है। अगर हम खास तौर पर फसलों के बीमा की बात करें तो कृष्णवीर चौधरी जी, आपको किस तरह का रिस्पांस या किस तरह का रिजल्ट इसको ज़मीनी स्तर पर आप देख पाए हैं? क्लेम को लेकर के जो कई सवाल उठते हैं और कई किसानों के हमने पीछे इस तरह की शिकायतें भी सुनी है कि उन्हें भाई 5 रुपये क्लेम मिला, किसी को 50 रुपये क्लेम मिला, तो ये क्या जो सही तरीके से जो कार्य पेपर वर्क होना चाहिए उसकी कमी है या फिर कैसे इस तरीके से देखा जाए? आप क्योंकि किसानों से सीधा जुड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कहाँ समस्या आती है इसमें? भूटानी जी देखिए, अभी आपने फिर वही बात दोहराई कि इकाई जो है गांव को माना जाता है। जी, मेरा मतभेद इसमें इकाई किसान को क्यों नहीं मानते, मेरा आग्रह सरकार से यही रहा है कि जब तक आप किसान को इकाई नहीं मानेंगे उसको विश्वास कैसे जमेगा? वो तो मान के बैठा है। मैं जहाँ भी जिस भी प्रदेश के क्षेत्र में जाता हूँ और उनसे कहता हूँ कि भैया फसल का क्या है, कैसे है, नुकसान तो होता है, प्राकृतिक आपदाओं से होता है, सूखे से होता है, ओले से, कहने लगे साहब इंश्योरेंस कंपनी तो तब देगी जब पूरे गांव का नुकसान होगा। उनका सीधे सवाल यही है। इसीलिए मेरा आग्रह ये है कि अगर हम एक व्हीकल को इकाई मान सकते हैं, एक छोटे दुकान को इकाई मानते हैं, अगर कोई दुकानदार इंश्योरेंस कराता है तो उसको इकाई मानते हैं, तो क्यों हम किसान के खेत की फसल को, किसान के उसको जो संपदा है, वो फसल एक संपदा है जी, और वो राष्ट्रीय संपदा है, किसान की तो है लेकिन देश की भी है, तो हम उसको इकाई क्यों नहीं मानते? मेरा सवाल सिर्फ इतना भर है, जिस दिन आप इसको इकाई मान लेंगे और उसको कवर नोट देंगे किसान को कि 1 हफ्ते में कवर नोट आपको मिल जाएगा, आपकी फसल का बीमा। बिल्कुल चौधरी साहब, हम भूटानी जी से जान लेते हैं क्योंकि आपने सवाल ये उठाया है तो इसका जवाब जरूर हम समझने की कोशिश करेंगे। भूटानी साहब, जैसे कि आपने बताया भी कि इंडिविजुअली भी क्लेम दिया जाता है, अगर खेत में होता है तो उसको सैटेलाइट से देख लिया जाता है, उसी हिसाब से क्लेम दिए जाते हैं, तो क्या इसमें जैसे एक व्यक्ति या फिर एक खेत की बात करें, क्या ये संभव है या फिर इस पर कार्य हो रहा है? देखिए, भारत में करीब 10 करोड़ के आसपास जोत हैं। अगर हमको खेतवार आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर देना है तो हर खेत में फसल कटाई प्रयोग करने होंगे अगर उसको बीमा की राशि देनी है, और कम से कम 10 साल के आंकड़े उस खेत के हमको चाहिए होंगे। एक लॉजिस्टिकल एक नाइटमेयर है ये, इतने फसल कटाई प्रयोग कराना, आज की तारीख में 60-70 लाख प्रयोग कराना ही एक बड़ी एक चुनौती है, और 10 करोड़ कराना तो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कराना। इसका टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ही हो सकता है कि हमारे यहाँ जोत छोटी होती है। अगर आप देखें, हमारा औसतन जो हमारे खेत का जो वो है साइज है वो 1.15 हेक्टेयर, उससे भी कम है, और अमेरिका वगैरह में 400 हेक्टेयर के खेत हैं, तो वहाँ पर आसान है कराना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज है, उसको इम्प्लीमेंट कराने का खर्चा फसल बीमा में क्लेम से ज़्यादा होगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। टेक्नोलॉजी ही इसका, जैसे मैंने कहा, सोल्यूशन हो सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि 2 साल में उसका एक फर्स्ट लेवल का सोल्यूशन आना चाहिए कि इससे फसल कटाई प्रयोग कम हो और टेक्नोलॉजी के आधार पर हम बहुत सारे खेतों में बीमा करके उनको उनके फसल का नुकसान का मुआवजा दे सके। जी बिल्कुल, तो तकनीक इसका समाधान, और हमने देखा भी कि जब शुरुआत हमने की थी इस योजना की, तब से अब तक कई तरह के बदलाव इसमें आए और बहुत सकारात्मक चीज़ें देखने को मिली। तकनीक का किस तरीके से बढ़ चढ़ कर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो जियो टैगिंग की बात करें या फिर ड्रोन का इस्तेमाल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने हाल के वर्षों में देखी हैं जो कि इस क्षेत्र में एक तरह से कह सके परिणाम और सकारात्मक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। पोद्दार साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि कृष्णवीर जी का दूसरा सवाल था, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब नहीं मिल पाया। ये जो क्लेम का एक बार सवाल उठता है कि भाई हम पैसा तो दे रहे हैं लेकिन जब हमारे पर विपरीत स्थिति बनती है तो हमें चक्कर काटने पड़ते हैं और जितना नुकसान होता है उतना हमें क्लेम मिल नहीं पाता। ये किसानों की अक्सर शिकायत हमें सुनने को मिलती है, और कई ऐसी चीज़ें देखी है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 5 रुपये 50 रुपये इस तरह के क्लेम, ये क्यों होता है? नहीं, ये तो जो क्लेम की जो बात है ये ऑटोमेटेड है ज़्यादातर, तो इसमें तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि किसानों को ये चक्कर काटना पड़ता है जैसा कि दूसरे इंश्योरेंस में हो सकता है, चाहे ये स्कूटर इंश्योरेंस हो, मोटरसाइकिल हो या तो हेल्थ इंश्योरेंस हो। इसमें तो सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है।
जैसे ही अगर मान लीजिए स्थानीय आपदाएं की बात है तो उसमें भी तो एक जॉइंट कमेटी बन के, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी अधिकारी होते हैं, किसान खुद होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी की प्रतिनिधि होते हैं। उसका सर्वे हो जाता है, सर्वे होने के बाद क्लेम दिया जाता है। इसमें तो चक्कर काटने वाली कोई बात नहीं है। और बाकी जो अभी जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो है, जो कृषि मंत्रालय से जो इशू हुआ है, सारे कंपनी उसको बहुत सीरियसली उसको फॉलो कर रहा है। उसमें एक टाइमलाइन दिया गया है कब तक कैसे क्लेम दिया जाएगा। तो अगर सारे मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर है तो 21 दिन के अंदर क्लेम दिया जाता है, और ये डीबीटी के ज़रिए दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने मेरे ख्याल से सारे इंश्योरेंस कंपनी मिलके पिछले 5 साल में 6.5 किसानों को क्लेम दिए हैं, 6.5 करोड़। तो हर साल 7 करोड़ 70 लाख किसान। हाँ, तो हर साल ऐसा ही मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ किसानों को क्लेम दिया जा रहा है। हाँ, उसमें से कुछ किसानों को शायद हो सकता है कि उनका कुछ आधार नंबर हो या तो बैंक अकाउंट नंबर ठीक नहीं था, मतलब भरा नहीं गया था, उसमें बैंक अकाउंट कलेक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस इतना ही है। नहीं, कई बार स्टेट शेयर नहीं आया जी। हाँ, वो भी नहीं पेमेंट किया किसानों। वो एक समस्या रही। पूरा साल तक पेमेंट नहीं किया। जी आशीष जी, इस समस्या का किस तरीके से निदान करने का प्रयास किया जा रहा है? जैसे कह रहे हैं कि कई बार देरी जो हो जाती है और तब तक अगला सीजन आ जाता है और किसान अपने क्लेम का इंतजार करता रहता है। कुछ राज्यों में राज्यांश न मिलने के वजह से क्लेम देने की भुगतान में देरी हुई है, मैं मानता हूँ। और भारत सरकार बराबर उन राज्यों से संपर्क में है और हमारी चर्चा, स्पेशल मीटिंग उनसे होती रही हैं। बहुत पत्र भी लिखे गए हैं उनसे, वहाँ जाके मीटिंग की गई, आपकी समस्या क्या है, क्यों आपको तकलीफ हो रही है, क्या आपको कुछ और आंकड़े चाहिए, कुछ आपको पेपर में अभाव है जो आप पैसा रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। तो 2-3 राज्यों में हमने समस्या उसको का समाधान भी हो चुका है। 3-4 राज्यों में अभी भी समस्या है और हम लगे हुए हैं, उम्मीद है कि वहाँ पर भी मैटर सॉर्ट हो जाएगा। कई सारे विकल्प हमारे सामने हैं, उनका भी हम एग्जामिन कर रहे हैं, किस विकल्प को हम यूज करें जिससे कि ये समस्या आगे ना आए। ये एक चैलेंज है स्कीम में। बिल्कुल, तो सरकार के पास पूरा फीडबैक है, जो समस्याएं हैं किसानों को उसको वो समझ रही है, इसीलिए पूरा रोड मैप तैयार किया जा रहा है और लगातार इसमें हमने बदलाव भी होते देखे हैं। जैसा जैसा फीडबैक आता है, किसानों की जो समस्या होती है उनको एड्रेस करने के लिए ये चीज़ें बदली भी जाती हैं। भूटानी साहब, क्योंकि अब ये हम जागरूकता वीक पूरा मना रहे हैं, पूरा ये जो सप्ताह किसानों की जागरूकता के लिए मना रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें जो संशोधन किए गए हैं, कई बार किसान उसके बारे में भी नहीं समझ पाते या फिर उनको लेकर उन तक जानकारी नहीं पहुँच पाती। अभी तक बहुत सारे किसानों को ऐसा लगता है कि अपने आप ही बीमा हो जाता है और उसके बाद उसको मतलब वो अगर वो नहीं भी लेना चाहते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि और किन किन विशेष बातों पर जागरूकता फैलाने के लिए इस पूरे सप्ताह को फोकस में रखा गया है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अब ऐच्छिक हो चुकी है स्कीम, तो उस किसान को जोड़ने के लिए, फसल बीमा के फ़ायदे समझाने के लिए हमको ज़मीन स्तर पे गांव में जाना होगा, किसान से बात करनी होगी। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा, पहले कंपनी के अफसर भी कम थे, वहाँ अधिकारी कम थे, ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ाई गई है। और अगर हम नीचे नहीं जाते हैं तो उसका प्रभाव सीधे आपका एनरोलमेंट में पड़ेगा। कुछ किसान जो आपके आज के दौर में बीमित हो रहे हैं उसकी संख्या कम होती जाएगी। और यही एक चैलेंज है, हमको ग्रास रूट लेवल पर जाना है, समझाना है उसके जो फ़ायदे हैं स्कीम के, और वही हमने फोकस रखा है कि हम प्रचार प्रसार कैसे बढ़ाएं। जो एक समस्या है वहाँ तक पहुँचने की, समझाने की, कहाँ पर गैप कहाँ पर है हमारे समझाने में, उनके समझने में, या हमारे हम जो यूज़ कर रहे हैं चैनल उसमें कुछ गड़बड़ है, उन सब का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और हमें सेंट्रल लेवल पे इसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग भारत सरकार कर रही है। कमेटी बना रखी है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी है, राज्य सरकार है, उसकी बराबर महीने में 2 बार मीटिंग होती है जो प्रचार प्रसार को फोकस करके काम कर रही है। जी जी बिल्कुल, और हम भी इसमें अपना छोटा सा योगदान दे रहे हैं इस पूरे सप्ताह में, और इस तरह का प्रोग्राम हमने आप किसानों के लिए रखा है। और आप देखिए कि सीधा हमारे साथ चौधरी साहब भी हैं, पोदार साहब भी हैं और भूटानी साहब हैं, जो कि बिल्कुल जैसे कहते हैं हॉर्सेस माउथ, यानी सीधा उनके मुंह से जो निकली हुई बातें हैं वही सब कुछ सबसे प्रामाणिक है और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। तो आप इधर उधर ना जाएं, आप हमारे कार्यक्रम को देखिए और जो जानकारियां आपको मिलती हैं उनको आप सही दिशा में इस्तेमाल करें। पोदार साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जो खरीफ में ज़्यादा बीमा होता है इसके पीछे क्या वजह है और दोनों ही सीज़न में हमारे किसान अधिक से अधिक इसमें अपना रुझान दिखाएं, क्या इसको लेकर किसी तरह का प्रयास होगा इस सप्ताह? खरीफ में क्यों ज़्यादा होता है? जी, क्योंकि हमारा देश का क्रॉपिंग पैटर्न ही ऐसा है, क्योंकि मौसम मानसून जो हमारा जो
साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर आधारित है। देश की जो 64-60% ज़मीन ऐसा है जहाँ पे कोई इरिगेशन फैसिलिटी है नहीं। तो खरीफ सीज़न तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से एनरोलमेंट भी ज़्यादा ही होता है। रबी सीज़न में उसी जगह का फसल होता है जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी हो और इंश्योरेंस भी वहीं पे होता है जी। तो ये मोटा दौर पे पिछले क्वेश्चन का जैसे कि भूटानी साहब ने कहा, मैं थोड़ा सा उसमें योगदान करना चाहता हूँ कि किसानों को हम ये अभी समझाए कि लाभ के जगह अगर वो फसल बीमा के साथ ना जोड़ते हैं तो उनका नुकसान क्या हो रहा है। किसानों को ये समझना चाहिए कि 100 रुपया अगर प्रीमियम है उसमें से उनको सिर्फ 12 रुपया 15 रुपया देना पड़ता है। अगर वो नहीं जोड़ते हैं तो उनका जो 90 रुपया 85 रुपया जो सरकार से आने वाला था वो तो उनका नुकसान हो ही रहा है। ऊपर से उनका क्रॉप जो है, उनका फसल जो है वो ऐसा ही छोड़ रहा है, उसका बीमा नहीं कर रहा है जिसका बीमा उपलब्ध है इतने सस्ते में। तो ये नुकसान मेरे को समझाना है मेरे ख्याल से किसानों को। तो हम कोशिश करेंगे इस हफ्ता के दौरान इसी बात को उनको समझाया जाए कि अगर फसल मतलब वो बीमा ना ले तो उनका नुकसान क्या हो रहा है, क्या हो सकता है करके जी। और जैसे कि हम जानते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आजकल आप देखिए साइक्लोन हो गया, अरेबियन सी से हुआ, बे ऑफ बंगाल से, मतलब आजकल ये आपदाएं कितना बढ़ गया, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। किसानों को समझना ये समझना चाहिए। मेरे ख्याल से टाइम की बात है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। बहुत ही सस्ता है हमारा क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फसल बीमा जी। ये चीज़ उनको समझना चाहिए कि बहुत ही सस्ते में मिल रहा है जी। बिल्कुल, तो वही मैंने जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि जब आपदा आती है और जब ऐसी स्थिति में किसान घिरते हैं तब उन्हें पछतावा होता है कि क्यों उन्होंने इस बीमा योजना को नहीं लिया, या फिर अगर उन्हें मिल रही थी, अगर उन्होंने ऋण लिया है अपने आप तो उससे अपना नाम क्यों कटवा दिया। तो ऐसा ना करें, बहुत छोटी राशि है क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से भी योगदान रहता है, लेकिन आप सुनिश्चित हो जाते हैं और आपके मन में जो एक भ्रम और एक आशंका वाली स्थिति रहती है कि आगे क्या होगा, वो जो सवाल हैं, वो जो आशंका के बादल हैं वो छट जाते हैं। और जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो योजना है ये आपका सुरक्षा कवच है एक तरह का। चलिए इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम भूटान जी से समझने की कोशिश करेंगे कि किसानों की तरफ से एक मांग ये भी उठती है कि जैसे बाकी के इंश्योरेंस में बीमा में होता है कि अगर एक साल में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने क्लेम नहीं लिया तो क्या उन्हें नो क्लेम बोनस नहीं मिलना चाहिए, क्या वो पैसा उन्हें वापस नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की भी मांग किसानों की तरफ से लगातार उठ रही है। इसका क्या जवाब है जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे इस विशेष कार्यक्रम के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह। जी हाँ, ये पूरा सप्ताह आप किसानों के लिए है और विशेष तौर से हम फसल बीमा योजना के बारे में आपको बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे अभी भी हैं जो कि इसे उतना ज़रूरी नहीं समझते हैं। लेकिन आज के समय की मांग है, जिस तरीके से अभी ब्रेक से पहले हमारे मेहमान ने भी कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई तरह की ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं और ऐसी आपदाएं आ जाती हैं जब किसान के सामने कोई राह नहीं बचती। ऐसे में आपके लिए एक सहारा है फसल बीमा योजना। चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। और भूटानी साहब, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि किसानों को हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं में से एक ये महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि किसान जो सवाल उठाते हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने लगातार फसल बीमा योजना कराया है और उन्हें किसी साल ज़रूरत ही नहीं पड़ी है और कई वर्ष बीत गए, तो क्या उन्हें नो क्लेम बोनस नहीं मिलना चाहिए या फिर उनका पैसा वापस हो। इस तरह की बातें भी किसानों की तरफ से आती। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसा कि पोदार जी ने कहा जी कि ये योजना में अगर बीमा 100 रुपये की राशि है प्रीमियम की तो 10 से 12% ही किसान दे रहा है। 80, 85, 88% सरकार वहन कर रही है, भारत सरकार और राज्य सरकार 50-50 अनुपात में, और नॉर्थ ईस्ट के लिए 90% भारत सरकार वहन कर रही है प्रीमियम की जो सब्सिडी है जो राशि की। और कई बार किसान ऐसा होता है कि इस बार कराया, पिछली बार बीमा नहीं कराया था, फिर एक गैप ले लिया। तो लॉयल्टी बोनस वाली जो बात होती है उसको ट्रैक करना, उसे एक आदमी का पूरा हिसाब रखना, कब उसने कितना बीमा किस सीजन में कराया, कंपनी बदल जाती है,
चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, चैलेंजेस हैं, बट हाँ इस पे हमने बीच में सोचा भी था और उस पर सोच कर भी रहे हैं। ये एक मुद्दा है जहाँ पर स्पेशली उन राज्यों में जहाँ पर कई 2-3-4 साल तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, और कई किसान ऐसा सोचते हैं कि हमने हमारी फसल बीमा की राशि ऐसे ही जा रही है। वैसे मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आप उसको इनपुट समझें, जैसे कि आप खेत में उर्वरक डालते हैं, बीज डालते हैं, उसको एक इनपुट समझें कि वो इनपुट ज़रूरी है हमको कवच देने के लिए। बट हाँ, अगर आपका ऐसी सोच है, और ऐसे कई राज्यों से हमको ऐसी बातें सुनने में आई, किसानों ने हमको गुजारिश भी की है, राज्य सरकार से भी बात हुई है कि ऐसा कुछ करना चाहिए, इस पे भारत सरकार सोच रही है, कुछ विकल्प निकल सकता है। जी बिल्कुल, तो कई तरह के विकल्प निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि जागरूकता सप्ताह है तो एक बार फिर से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें फसल बीमा योजना के किस किस तरह के लाभ हैं, कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं, और विपरीत स्थिति में जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, ये समझिए कि जब विपरीत स्थिति होती है तो आपके दोस्त ही काम आते हैं, तो फसल बीमा योजना एक तरह के आपका दोस्त ही है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें, बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए। जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है।
अपने क्षेत्रों या गांवों के अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो अभी आपने जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े हुए प्रमुख बिंदुओं के बारे में और किस तरह के इसमें सुधार किए गए हैं हमारे किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए, उसको केंद्र में ध्यान में रखते हुए। पोद्दार साहब, मैं आपसे अब समझना चाहूँगी कि ये तो बिल्कुल साफ है कि देखिए जब इसकी शुरुआत की गई थी तब से हम काफ़ी दूर आए हैं। भले ही कई तरह की चुनौतियाँ रही हैं, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा है, जो किसानों की जो का रुझान है वो ज़रूर बढ़ा है। तो इसे और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या लगता है कि सप्ताह में क्योंकि आप इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हैं, किन बातों को और ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए? मैं तो बहुत सरल भाषा में और सीधा साधा भाषा में यही बोलना चाहता हूं कि किसान भाइयों, इस स्कीम में अगर फसल बीमा में अगर जोड़ना नहीं चाहेंगे तो उनका क्या नुकसान हो रहा है, ये मैंने पहले भी कह चुका हूं, वही कहूँगा। और साथ साथ एक आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूँ। अगर 100 किसानों ने ये फसल बीमा ली चुके हैं एक गांव में या तो ग्राम पंचायत में, उसमें से हमारा आंकड़े कहते हैं पिछले 5 साल का कम से कम 30 से 35 किसानों को फसल बीमा का क्लेम मिला है। कोई भी दूसरे आप इंश्योरेंस पॉलिसी में, चाहे वो हेल्थ पॉलिसी हो या तो मोटर इंश्योरेंस हो, व्हीकल इंश्योरेंस हो, इस तरह का आंकड़े नहीं मिलेगा। तो अगर 100 में से 30 किसानों को फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदा हुआ है ना। तो जिन किसानों को फ़ायदा हुआ है उनसे मेरा अनुरोध है और गुजारिश है कि वो जाके अपने भाइयों को बोले कि हमें तो ये फ़ायदा मिला था, तो आप क्यों नहीं जोड़ते हो। ये हम समझाने के लिए कोशिश करेंगे इस हफ्ता के दौरान। ये हफ्ता तो एक शुरुआत है, हम इसको आगे भी ले जाएंगे। हम किसानों के साथ गोष्ठी करेंगे और भी ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर जाके हम उनसे कॉन्टिन्यूसली हम ये मिलते रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी समझ जाएंगे
इसीलिए मैं दोबारा मैं कृषि मंत्रालय को भूटानी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो फोकस करके इन्होंने जो शुरू किया है, ये एक शुरुआत हुआ है, इसको हम आगे ले जाएंगे। ये एक हफ्ते में ये सीमित नहीं रहेगा, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे किसान लोग कैसे मतलब बीमा में जोड़ते नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आप पोदार साहब आपने कही है। कृष्णवीर चौधरी जी, क्योंकि आप तो सीधा किसानों से जुड़े हुए हैं, आप खुद भी किसान हैं, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि ये एक तरफ का चैनल नहीं होना चाहिए कि सरकार जा रही है, बताने का प्रयास कर रही है और वैन्स भी जा रही हैं, वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन किसान भी आगे बढ़कर आए। वो किसान जिन्होंने इसका लाभ देखा है, उन्होंने देखा है कि विपरीत स्थिति में किस तरीके से उनका ये योजना सहारा बनी, उनको किस तरीके से आप जोड़ेंगे और क्या उसको लेकर भी किसी तरह का प्रयास है? क्योंकि जब एक किसान दूसरे किसान से किसी चीज़ का लाभ या फायदा बताता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आते हैं, और विश्वास जो हम कह रहे लगातार कि विश्वास पैदा करना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़। देखिए, मेरा तो देश के सभी किसान भाइयों से हमेशा से ये आग्रह रहा है कि प्राकृतिक आपदा कह के नहीं आती, और जब आती है तो बर्बाद कर जाती है, और उस बर्बादी से सुरक्षा कवच के पाने के लिए ये फसल बीमा योजना सरकार ने शुरू करवाई है। तो सभी को इसे अपनाना अपने हित में है, और आर्थिक सुरक्षा कवच है ये। फसल का नुकसान जो अगर हो जाए तो उसके लिए सिर्फ बात ये है कि इसमें जितना निजी संपर्क किसानों के साथ बढ़ेगा, उतना ही फसल बीमा योजना को किसान स्वीकार करेंगे। क्योंकि शुरू में मैंने आपसे कहा ना, शुरू में एक संबंध नहीं जुड़ पाया, तो अब ये कंपनियां खुद संबंध जोड़ने के लिए जब मैदान में उतर चुकी हैं, तो अब सारा समस्याओं का समाधान जो है, छोटे छोटे समस्याओं का समाधान है, वो अपने आप होता चला जाएगा। काफ़ी सुधार अब तक किया गया योजना में। हर बार केंद्र सरकार का प्रयास रहा है कि जो भी योजनाओं में शिकायतें रही हैं उनका समस्या का समाधान किया है, तो आगे भी जो भी छोटी छोटी चीज़ें आएंगी उनका समाधान होगा। और प्रदेश सरकारों का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। समय पे किसानों को भुगतान तभी हो पाता है जब प्रदेश सरकारें अपना जो अंशदान है उसको वो भुगतान करते हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल राज्य का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है, भूमिका हो जाती है, ताकि जिस तरह का लाभ जब पहुँचना चाहिए किसानों का तब वो पहुँच सके। तो उन चुनौतियों को भी पार करना एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं भूटानी साहब आपसे मैं समझना चाहूँगी कि अब इस योजना को लेकर आगे की क्या हमारी रणनीति है, क्या योजना है, क्या हमारा रोड मैप है? जैसा मैंने पहले भी कहा, टेक्नोलॉजी का व्यापक प्रयोग और जिसके आधार पर फसल कटाई प्रयोग से आगे बढ़कर हम कैसे टेक्नोलॉजी के आधार पर इसका आकलन कर सकें और किसान को उसके खेत का नुकसान के आधार पर उसका क्लेम का भुगतान कर सकें जल्दी एक पारदर्शी तरीके से। यही हमारा चैलेंज, यही हमारा रोड मैप है अगले 3 साल के लिए। जी बिल्कुल, तो यही हमारी प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार कार्य होगा, जैसा कि भूटानी साहब ने भी कहा और पोदार साहब ने भी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर किसानों को समझाना ये भी है कि वो ये भी जाने कि अगर वो योजना का लाभ नहीं मिलता उन्हें, तब किस तरह की परिस्थितियाँ उनके सामने खड़ी हो सकती है, तो नुकसान कितने स्तर तक हो सकता है ये भी समझाना पड़ेगा ताकि इसके लाभ उन्हें समझ आए। चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और पोदार साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भूटानी साहब आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी और हमारे लिए समय निकाला। किसानों के लिए जो हमने कार्यक्रम रखा कि पूरे 1 सप्ताह तक किसानों को इस योजना के बारे में जागरूक करेंगे, उसमें आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आज की जो चर्चा है वो सार्थक साबित हुई और किसानों की जो जिज्ञासा थी, जो सवाल थे, वो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में हमने शामिल किए हैं और उनके जवाब भी आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष और अधिक किसान इस योजना से जुड़ेंगे और अपने आप को और सुरक्षित महसूस करेंगे। और जो विश्वास पैदा करने का लगातार सवाल उठ रहा है कि किसान कैसे इसमें विश्वास पैदा करे, वो भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अब गांव-गांव तक हमारे जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो पहुंचे और किसानों के सीधे संपर्क में आए, उनके सवालों को समझे, उनकी आशंकाओं को समझे और उन्हें दूर किया जाए। इसी के साथ ही आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।